भारत ने पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडियन फिजाइया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। CIA ने कहा है कि इस जंग का फैसला तल अवीव में होगा। वाशिंगटन की टांगें कांप गईं, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की टांगें कांप गईं, व्हाइट हाउस की बुनियादें कांप गईं। मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। हिमालय से आपकी मदद के लिए कोई गैबी मदद नहीं आई, कलकत्ता से कोई काली नहीं उठी, कोई सरस्वती नहीं उठी, कोई आपका भगवान, कोई हनुमान, कोई राम, कोई सीता, कोई नहीं आया। आज आपको पता चल गया होगा कि साम दाम दंड भेद बुनियादी तौर पर कहते किसको हैं। कि बलूचिस्तान में कलअदम BLA ने एक मर्तबा फिर फिदाई ऑपरेशन हीरोफ शुरू करने का फैसला किया है। अजीत डोवाल के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में घुसकर ऐसी साजिश कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। भारत ने पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी नाज़रीन, भारत जिस पर भरोसा करना यानी एक मक्कार दुश्मन पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कि भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर बड़े हमले के लिए हवाले से खुफिया तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस हवाले से इंडियन फिजाइया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ क्या है, उस इंकशाफ में क्या कहा गया है और आने वाले 24 घंटे किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि मुसल्लह अफवाज एक मर्तबा फिर हाई अलर्ट पर चले गए हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका आखिर जंग बंदी के हवाले से मुतहरिक क्यों हुआ। CIA ने ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जो व्हाइट हाउस को भेजी और ट्रंप इंतजामिया की टांगें और व्हाइट हाउस की बुनियादें हिल गईं। क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग का फैसला तल अवीव में होना था कि अमेरिका इस कदर खौफ में डूब गया। और इससे जुड़ी बहुत सारे हकायक भी आपकी खिदमत में रखेंगे। और फिर कलअदम BLA ने एक मर्तबा फिर बलूचिस्तान में ऑपरेशन हीरोफ का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन हीरोफ की मशकें शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से पिछले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में क्या क्या हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में रखूंगा। और फिर क्या बलूचिस्तान में जिस तरह इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, तो क्या बलूचिस्तान में भी अजीत डोवल और रॉ को नाकामी का सामना करना पड़ा है। क्या अरबों डॉलर जो रॉ ने और अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में खर्च किए थे इस दिन के हवाले से, इस जंग के हवाले से, क्या वो भी डूब गए हैं। इस पर भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। और फिर बात करेंगे कि आखिर भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना क्यों बनाया था। क्या ये भारत का पहला हमला था या भारत वहां पर किसी अहम तरीन VVIP एक फ्लाइट थी, वहां से उस फ्लाइट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर नूर खान एयरबेस ही पहले हमले का सबब क्यों बना और उसके बाद जो तनाव पैदा हुआ उसके असबाब क्या हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे गौरव आर्या के हवाले से कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और फिर हम गौरव आर्या को बताएंगे कि साम दाम दंड भेद का मफहूम क्या होता है, मतलब क्या होता है। और फिर इस वक्त नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम के नरगे में है, सोशल मीडिया की तनकीद का हदफ बना हुआ है। और भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ ने नरेंद्र मोदी को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास बुलाने और फिर उसमें पेश होने के हवाले से बहुत बड़े मुतालबात कर दिए हैं। इन हवालों से अहम तरीन मालूमात आज के व्लॉग में शामिल है। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह किया करें। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग बंदी कराई थी, उस जंग बंदी के जो मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे में एक शर्त ये भी थी कि इस जो हमला हुआ था इनिशियली, जिसमें भारत ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान पर हमलों के लिए 80 तैयारों का इस्तेमाल किया था। और उन तैयारों में एक जो 2 राफेल गिरे थे, उनमें जो एक जेट फाइटर जो थी शिवांगी सिंह,
उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव रखा है कि शिवांगी सिंह को मीडिया पर न लाया जाए, उसको टीवी पर न लाया जाए, उसके हवाले से कोई तशहीर न की जाए। यही वजह है कि शिवांगी सिंह के मामले पर अभी तक जो भी इतलात है उसको खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भारतीय फिजाइया ने जिस दिन ये मामला हुआ था, यानी गुज़िश्ता रोज फजर के टाइम पे, उससे पहले भारतीय फिजाइया ने मगरबी मार्ग पर कमोबेश 180 तैयारे खड़े किए थे, जिनका मकसद था कि बालाकोट की तर्ज पर पाकिस्तान पर पूरी शिद्दत और पूरी कुव्वत से हमला किया जाए। लेकिन पाक फिजाइया की हिकमत अमली और सेंसर फ्यूजन के इस्तेमाल ने भारत को उनकी अपनी ही सरजमीन पर 300 किलोमीटर तक पीछे ढकेल कर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मुकम्मल किलिंग चेन बना रखी थी और उस किलिंग चेन को तोड़ना भारत के लिए कतई नामुमकिन था। ये जंग, सवाल पूछा जा रहा है कि ये जंग किसने जीती। बुनियादी तौर पर यह जंग पाकिस्तान के हैकर्स, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेकी ने जीती है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी कि जिसमें असलहे से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया गया, हैकर्स का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है कि भारत को मुंह की खानी पड़ी। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी तस्वुर किया जाने वाला भारत आज अपने जख्म चाटता दिखाई देता, जो कहता था कि एयर स्पेस पर हमारा राज है, जो कहता था कि एयर स्पेस पर हमारी हुक्मरानी है। आज वो भारत पूरी दुनिया के सामने मुंह छुपाता दिखाई दे रहा है। जदीद फौज के दावेदार और बहुत बड़ी फौज का दावेदार भारत आज पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा है। यही वजह है कि इस वक्त तक अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। नरेंद्र मोदी से सोशल मीडिया के जरिए वहां के अवाम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आपने कोशिश की कि भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF कर्ज ना दे, लेकिन उसने दे दिया। भारत ने कोशिश की कि चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका। चाइना ने कोशिश की कि तुर्किया पाकिस्तान से अलग हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिगाड़ने की तमाम तर कोशिशें, अमेरिकी कोशिशें नाकाम हुई। तो आखिर क्यों हुई? तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी या पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी इंडिया की खारजी पॉलिसी से कहीं ज्यादा बेहतर, मुस्तहकम और मुनज़्ज़म है। तो यही वजह है कि भारत को हर मकाम पर मुंह की खानी पड़ रही है। इस हवाले से बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भारत पाकिस्तान के पर हमला करने के हवाले से किस तरह की तैयारी कर रहा है और भारतीय फिजाइया ने इस हवाले से कौन सा सनसनीखेज इंकशाफ किया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने जिस वक्त 80 तैयारे इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, जिनमें पाकिस्तान के जैकबाद एयरबेस पर और भोलारी एयरबेस पर और रफीकी एयरबेस पर, नूर खान एयरबेस पर अटैक किए गए, तो उस वक्त नूर खान एयरबेस को स्पेशली चुना गया था, क्योंकि इंडिया को इस किस्म की इतलात मौसूल हो चुकी थी कि नूर खान एयरबेस से PSL के खात्मे के बाद जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे उनको एक खसूसी परवाज के जरिए नूर खान एयरबेस से दुबई भिजवाया जा रहा है। तो इंडिया की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस फ्लाइट को हिट किया जाए, लेकिन टाइमिंग आउट हो गई, या फिर पाकिस्तान ने जिस तरह एयर स्पेस को कंट्रोल किया हुआ था और पूरा सिस्टम बंद किया हुआ था, तो इसलिए भारत बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उनको पता न चला और टाइमिंग आउट हो गई। ऐसी ही कोशिश पहले भी भारत कर चुका था। जब PSL का मैच जारी था तो रावलपिंडी स्टेडियम पर इन्होंने एक ड्रोन अटैक किया था। तो बहरहाल भारत को हर तरह से मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि BLA इस वक्त क्या करने जा रहा है और अजीत डोभाल बलूचिस्तान में किस तरह नाकाम हुआ है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त भारत आखिर अमेरिका को ऐसा क्या हुआ था कि जंगबंदी के लिए एकदम से मुतहरिक हो गया। आखिर ऐसी क्या वजूहात थी? बहुत अहम सवालात हैं कि JD विल्सन जो कल तक कहता था कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत की जंग के बीच में नहीं आएगा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। मैं अपने नाजरीन को ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिकी नायब सदर JD विल्सन जो है बुनियादी तौर पर भारतीय दामाद हैं, भारत के वो दामाद हैं।
उनकी जो अहलिया हैं, यानी इंडिया की खातून दोयम ऊषा चिलपुरी बुनियादी तौर पर जेडी विंसन की अहलिया है, यानी इंडियन जो ओरिजिन खातून है ऊषा, वो जेडी विंसन की अहलिया है। और जुमे की सुबह अमेरिका को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौसूल हो गई थी कि भारत में होने वाले हमलों का मुकाबला नहीं कर सकेगा, भारत पाकिस्तान के हमलों के सामने नहीं टिक सकेगा, भारत को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जेडी विंसन ने मोदी से राब्ते किए और फिर बातचीत भी हुई। उसके बाद जेडी विंसन ने डोनाल्ड ट्रंप को तफसीली ब्रीफिंग दी और भारत के हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह किया। और हमले की शब अमेरिकी वजीर खारजा और अपना रोबियो वो और दफ्तर खारजा के मुतअद्दिद हुकाम पाकिस्तान और भारत के साथ मुतवातिर राब्ते में थे, लेकिन इन राब्तों के बावजूद भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया, जिसका बुनियादी सबब मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर उस वक्त किसी क्रिकेटर को नुकसान पहुंचता या उस तैयारे को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान में क्रिकेट एक मरतबा फिर 10-15 साल के लिए बंद हो जानी थी। ये बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि अगर हम आदाद शुमार को देखते हैं ना तो भारत रुल चुका है। स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स ऊपर नीचे होते रहे उनमें 29 अरब डॉलर का इनको नुकसान हुआ। इनका जो नेशनल बैंक है इनका HDFC उसको 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो राफेल है उसकी कीमत कमोबेश 44 अरब डॉलर बताई जाती है। तो 4-5 जहाज इनके राफेल गए हैं। तो इसके अलावा जो इनका C-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है उसकी प्राइस आपको पता है कि 1.5 बिलियन डॉलर थी। तो अंदाजा करें कि ये नुकसान कहां तक पहुंचते हैं। तो बहरहाल भारत को अमेरिका को CIA ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि अगर भारत ने शिद्दत के साथ पूरी ताकत के साथ हमला किया, जिस तरह भारत ने मगरबी सरहद पर 150 से ज्यादा बल्कि मेरे ख्याल में कि कमोबेश 180 जहाज खड़े कर रखे हैं और वो पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहा है, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। इतलात ये भी है कि CIA ने वह व्हाइट हाउस को बताया कि अगर इंडिया ने जंग में शिद्दत अख्तियार कर ली और अमेरिका ने कोई किरदार अदा न किया तो ये जंग फैल जाएगी। और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि CIA ने कहा है कि इस जंग का फैसला तल अवीव में होगा और पाकिस्तान के मिसाइलों का रुख एक तरफ जहां इंडिया में होगा तो दूसरी तरफ तल अवीव भी उनके निशाने पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही थी, जो ताल्लुकात बढ़ रहे थे, उसका दूसरा मकसद ये लिया जा रहा था। और तीसरा अहम तरीन ये था कि अगर भारत बाज ना आया तो उसके बाद भारत का जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और भारत का जितना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो फिजाइया है, उसको बर्बाद करके रख देगा। और जो इनकी बहरी अफवाज जो तैयार खड़ी है समंदर में, उनको वहीं समंदर बुर्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी हिकमत अमली मुरतब कर रखी है और इस हवाले से यानी हमले से पहले पाकिस्तान और चीन के सफीर के दरमियान होने वाली मुलाकात को इंतहाई खसूसी अहमियत दी जा रही थी। तो भारत की टांग अपना वाशिंगटन की टांगें कांप गईं, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की टांगें कांप गईं, व्हाइट हाउस की बुनियादें कांप गईं, क्योंकि इसराइल पर हमला समझ लें कि अमेरिका के नाजायज और हरामी बच्चे इसराइल पर हमला बहुत बड़ी बात है। तो अगर उनके नाजायज बच्चे पर हमला होता है तो फिर यूं समझ लें कि हमास की जीत होती है, फलस्तीन की जीत होती है, फलस्तीन के शोहदा की जीत होती है, फलस्तीन के मजलूमों की जीत होती है। तो इसी सूरत हाल में अमेरिका के पास सवा इसके देखें, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जंगबंदी तो MO लेवल पर भी हो सकती थी, ये जंगबंदी तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर भी हो सकती थी, उनकी सालसी में भी हो सकती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक, ये सवाल इंडिया में भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप इतना बेचैन हो गया, इतना बेकरार हो गया कि ट्रंप कल तक जो पाकिस्तान का नाम तक लेना नहीं पसंद करता था, आज वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात कर रहा है, आज वो पाकिस्तान के साथ तिजारत की बात कर रहा है, आज वो पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ कश्मीर का मसला हल करने की बात कर रहा है। और कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मामला वाहिद मामला है कि जिस पर इस वक्त नरेंद्र मोदी
ने जिस तरह बात की है उस पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि इस मामले पर आपने हाँ क्यों की, ऐसा मुआहदा क्यों किया, इन शराइत पर सीज फायर क्यों किया। तो इसलिए ये भी तवक्को जाहिर की जा रही है कि कल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें भारत फरार अख्तियार करने की कोशिश कर सकता है। तो बहरिया अपना इंडियन फिजाइया ने जो इंकशाफ किए वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा गौरव आर्या के हवाले से। मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है? तुम में ना गैरत है, ना तुम में शर्म है, ना तुम में हया है। अगर तुम में गैरत होती तो इस वक्त तुम डूबकर मर चुके होते। गौरव आर्या, हिमालय से आपकी मदद के लिए कोई गैबी मदद नहीं आई, कलकत्ता से कोई काली नहीं उठी, किसी मंदिर से कोई तुलसी कोई सरस्वती नहीं उठी, कोई गंगा नहीं उठी, कुछ नहीं हुआ। कोई आपका भगवान, कोई हनुमान, कोई राम, कोई सीता, कोई नहीं आया, कोई पार्वती नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। और आपके जो मुसल्लह अफवाज है इंडिया की, वो इस वक्त निदामत के मारे मुंह छुपाती फिर रही है। गौरव आर्या साम दाम दंड भेद की बात कर रहे थे ना, आज आपको पता चल गया होगा कि साम दाम दंड भेद बुनियादी तौर पर कहते किसको हैं। कहां गए तुम्हारे ब्रह्मस्त्र? गौरव आर्या, कहां गए तुम्हारे ब्रह्मस्त्र? डूब गए क्या गंगा में? बेगैरत, कहां गए? क्या कह रहे थे उस वक्त? जनरल आसिम मुनीर, भारत पे हमला करो, क्या कह रहे थे? मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो। F1 का फायदा। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर, लेह से सर क्रीक तक भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। अब गौरव आर्या, तुम में गैरत है ना, तुम मर्द के बच्चे हो ना, तो खुदा की कसम गंगा में अपने हाथ पांव बांध के डूब कर मर जाओ। यह होता है साम दाम दंड भेद, जिस पर बीजेपी पिछले 11 साल से इसी पॉलिसी पर चल रही है, साम दाम दंड भेद। आपने इलेक्शन इसी मुनाफकत से जीते हैं, साम दाम दंड भेद से। और आप पाकिस्तान के साथ जंग भी साम दाम दंड भेद से कर रहे थे। आप ब्रह्मास्त्र चलवा रहे थे पाकिस्तान पर, ब्रह्मास्त्र चलवा रहे थे पाकिस्तान की बहरिया पर, आप ब्रह्मास्त्र चलवा रहे थे केपीटी पर, कराची पोर्ट ट्रस्ट पर। कहां गए थे ब्रह्मास्त्र? क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? शर्म करो, कुछ बगैर शर्म करो। भारतीय मीडिया है उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी धोखा अपने कौम को, अपने अवाम को, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी फेक न्यूज, इतनी गलत खबरें कि पूरी दुनिया को आपने परेशान करके रख दिया। और आज पूरी दुनिया की थूकें तुम लोगों पर हैं और उन थूकों में तुम लोगों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। तो मेरा नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं, अहम तरीन मामला है वो है, पहले मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में कल अदम BLA ने एक मरतबा फिर फिदाई ऑपरेशन हीरो शुरू करने का फैसला किया है और इस हवाले से मशकें भी शुरू कर दी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कमोबेश 51 मकामात पर 71 से ज्यादा हमले किए गए हैं। न सिर्फ हमले किए गए हैं बल्कि कल अदम BLA ने उनकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इसके अलावा जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे चंद मिनट पहले गवादर तुर्बत वहां पर पुलिस एहलकारों पर हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिस एहलकार की जान चली गई है और कुछ जख्मी हुए हैं। लेकिन यहां पर मसला यह है कि भारत में क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाकामी के साथ ही क्या बलूचिस्तान में जो अजीत डोभाल ने एक नेटवर्क बिछा रखा था वो भी नाकाम हो गया। बलूचिस्तान में रा को इबरतनाक शिकस्त हुई है। क्या कह रहे थे आपके जो एक शायर साहब हैं जो पासवर्ड दे रहे थे इनको क्या कहते हैं बलोचों को कि जी आप उठो, आप आगे आओ, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। मतलब ये जो कुछ कर रहे थे आप लोग,
उससे क्या हो रहा था। एक इंडियन शायर हैं जी, उनका नाम है, आम आदमी पार्टी से हैं और उनका नाम है कुमार विश्वास। मैं उनको अच्छा शायर समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भी रॉ का एक टट्टू है। और वो अपने जो है वो बाहें फैला के बलूचिस्तान को पासवर्ड्स दे रहा था कि उठो आओ, मैं तुम लोगों को गले मिलाने के लिए तैयार हूं। और बगैर तो पहले खुद को तो गले मिला लो, अपने अवाम को तो गले मिला लो, अपने अवाम को तो साथ मिला लो। नीची जाति के हैं ये, ऊंची जाति के हैं ये, मोतबर हैं ये, फला हैं, इसको तो पहले खत्म करो। कितने किसान बेचारे हर साल खुद को फांसी लगाकर मर जाते हैं। कितनी जातियां आपकी ऐसी हैं जिनको आप मंदिर तक में आने नहीं देते हो। कितनी जातियां ऐसी हैं कि जिनको आप अपने बर्तन में पानी पीने तक नहीं देते हो। आप लोगों ने तो मंदिर तकसीम कर रखे हैं, आप लोगों ने तो धर्म तकसीम कर रखा है, आप लोगों ने तो भगवान तकसीम कर रखे हैं, आप लोगों ने तो इंसान तकसीम कर रखे हैं। आप लोगों ने भारत को भारत छोड़ा कहां है? भारत क्या है? सिर्फ भारत वो है जो आप हो। भारत को बर्बाद करके रख दिया। तो बहरहाल उनके जो पासवर्ड्स जारी किए जा रहे थे जनाब, वो भी नाकाम हो गए। अजीत डोवल ने और रॉ ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा उस वक्त बीएलए के तमाम मुसल्ला लोग उठ खड़े होंगे और फिर वो हमला बोल देंगे, जो पिछले 3 दिनों से मुतवातिर बलूचिस्तान में देखा जा रहा था। पिछले 3 दिन से ये मुतवातिर देखा जा रहा था बलूचिस्तान में। एक दिन में 29 हमले, दूसरे दिन में तकरीबन गुज़िश्ता रोज जो हमले हुए थे मेरे ख्याल में 39 हमले हुए थे, और आज पिछले 24 घंटों के दौरान 51 हमले हुए हैं, 71 हमले हुए हैं 51 मकामों पर। शाहराहों पर कब्जा किया गया, वहां पर नाके लगाए गए, शहरों पर कब्जा किया गया, नादरा ऑफिस पर आग लगाई गई, थानों को जला दिया गया, लेवीज हुकाम अफसरान से, पुलिस वालों से असला तक छीन लिया गया। तो ये सब कुछ हो रहा था। और अगर सिंदूर कामयाब हो जाता और भारत इधर से थोड़ी सी भी पेशकदमी करता तो बलूचिस्तान के हालात कौन सा रुख अख्तियार करते, ये बहुत मुश्किल है। इसको अंदाजे में बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो क्या कहें कि हमारे अपने ही गैरों का कांधा बने हुए थे, वरना अजीत डोवल के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में घुसकर ऐसी कुछ साजिश कर सके। अजीत डोवल 007, अब 7 तो चला गया, बाकी रह गया 00। तो अजीत डोवल यू आर फिनिश्ड, तुम अब कुछ नहीं हो, तेरी औकात खत्म हो गई। वो दिन हवा हुए जब बबन मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे, वो दिन गुजर गए जब अजीत डोवल के लिए भारतीय हुकूमतें तब्दील हो जाया करती थी। क्या हुआ? बलूचिस्तान में अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। क्या हुआ? टीटीपी पे आपने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। कितनी प्रॉक्सी आपने की, किस कदर आपने साजिशें की, कितना असलहा आप लोगों ने टीटीपी के जरिए बीएलए तक, बीएलएफ तक, बीआरएस तक पहुंचाया। तो नतीजा क्या निकला? इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि बहुत जो खतरनाक तरीन मामला है वो है कि भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत ने हमले की तैयारी कर रखी है और उसके हवाले से मजीद जो मौजूदा हालात में जो सिस्टम, जो भारत की असल में ये जो सीज फायर हुआ है, ये भारत को एक टाइम चाहिए था, एक वक्त चाहिए था कि जिस वक्त में भारत दोबारा हमला करने की तैयारी कर सके। तो इस हवाले से ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि भारत एक मर्तबा फिर कोई ना कोई हरामीपन कर सकता है। तो इस हवाले से अब तकरीबन आज दिन को 12:30 बजे इंडियन फिजाइया ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में, वो ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला मरहला है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, जो हमने करना था हमने कर लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो अपना मजीद उन्होंने कहा है कि आइंदा, यानी यूं समझ लें कि उन्होंने कहा है कि चूंकि फौजी कार्रवाइयां अभी जारी हैं, कहा है कि अभी फौजी कार्रवाइयां जारी हैं, इसलिए मुकर्ररा वक्त पर ब्रीफिंग दे दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? फौजी कार्रवाइयां कहां जा रही हैं? इस वक्त तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर के
चंद मिनटों के बाद ही भारत ने सीज फायर की खिलाफवर्जी कर ली। तो इस वक्त जंगी तैयारियां कहां शुरू हो रही हैं और कहां पे जो है वो फौजी कार्रवाइयां हो रही हैं, आज दिन की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि समझने वाले समझ जाएं। लेकिन इतलात ये मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक बार फिर हाई अलर्ट पर चली गई हैं। अब के जो इंतजामात हैं पहले से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ हैं। अब वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाएगी जो गुज़िश्ता रोज की गई थी। अब अगर भारत ने कल मुज़ाकरात से फरार अख्तियार करने की कोशिश की और फिर वहीं से फोन करके हमले के हिदायत या अहकामात जारी किए, तो मैं समझता हूं कि भारत का नाम और निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।